हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की वजह से क्लास नहीं चल पा रही हैं। हमने आपको एक मैथ की क्लास भी दी थी और उसी क्रम में हम आपके लिए एक फ़िज़िक्स की क्लास लेकर आ रहे हैं। आपने जहाँ तक पढ़ लिया था ये उससे आगे का सिलेबस है। तो इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट यूनिट है उसको लेकर चलेंगे। यूनिट का नाम है एटम। तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि एटम्स जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप सभी को पता है कि एटम्स के अंदर एक नाभिक होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। लेकिन सबसे पहले मैं नहीं पता था कि एटम नाम की कोई चीज़ है। हम सभी ये जानते थे कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी एक कोई ऐसा छोटा कण है जिससे मिलके बनी है। और सबसे पहले हमें पता चला कि वो छोटा कण कौन सा है। वो छोटा कण है मॉलिक्यूल, जिसे हम अणु बुलाते हैं। कोई भी चीज़ अणु से मिलके बनी थी। लेकिन जब इसके बारे में अध्ययन किया गया तो हमें पता चला कि इस किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा जो इकाई है वो अणु नहीं, वो क्या है, वो परमाणु है। तो हमें पता चला कि वो एटम है, वो परमाणु है। परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है विद्युत उदासीन होता है? इसका मतलब कि जो परमाणु के अंदर जो नेट चार्ज होता है, यानी जो कुल आवेश है, वो शून्य होता है। ये बात हमें पता चली। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार हमें पता चला कि जो परमाणु का द्रव्यमान है वो परमाणु के अंदर होता है और उसके अंदर धनावेश व ऋणावेश निहित होते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग संरचना बताई, बहुत सारे नए नए मॉडल बताए गए। नेट चार्ज का मतलब क्या है कि यदि किसी के अंदर समान मात्रा में पॉजिटिव चार्ज भी है और उतना ही समान मात्रा में नेगेटिव चार्ज भी है, तो परमाणु का नेट चार्ज ज़ीरो होता है। ये हमें पता चला। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी परमाणु के अंदर कैसे स्थिर होते हैं, उसकी संरचना कैसे होती है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था थॉमसन। उन्होंने हमें नाभिक के बारे में, परमाणु के बारे में एक नया मॉडल दिया और उस मॉडल का नाम रखा गया प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल में हमें बताया गया कि कोई भी परमाणु जो है वो किससे मिलके बना है। एक गोला है। एटम क्या है? एक गोला है। और इस गोले की रेडियस कितनी है? इस गोले की रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर। ये हमें थॉमसन ने बताया। और इसके अंदर उन्होंने बताया कि कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ जिस प्रकार हैं, जैसे पुडिंग के अंदर प्लम होता है। प्लम का मतलब जैसे हलवे के अंदर किशमिश होते हैं, तो कहीं पॉजिटिव चार्ज है और उसी के पास एक नेगेटिव चार्ज भी है। समान मात्रा में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ आप इसमें रखे हुए हैं। यह हमें थॉमसन ने बताया। लेकिन जब इसके बारे में बताया तो इसके बारे में कुछ दोष आए, कुछ कमियां आई। इसके कुछ दोष थे। क्या दोष थे? पहला दोष ये था कि यदि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं
तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं, यानी इनमें आकर्षण क्यों नहीं होता है? तो आपको बताया पहला दोष तो ये था इसके आकर्षण क्यों नहीं होता है। दूसरा दोष क्या था कि थॉमसन ने हमें बताया था कि जब किसी धातु को हम गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर बाहर निकल आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, तो हमें वो एक प्रकार की एक रोशनी देते हैं और रोशनी में एक फ्रिक्वेंसी होती है, तो हमें उससे ये पता चल जाता है कि कोई जो परमाणु है वो किस प्रकार का परमाणु है। अलग अलग परमाणु अलग अलग प्रकार की लाइट शो करते हैं और उनकी आवृत्ति अलग अलग होती है। तो हमें यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो हर परमाणु में होते हैं, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कुछ अलग होती है। तो ये बात जो थॉमसन के मॉडल के द्वारा सिद्ध हो चुकी थी। और थॉमसन ने ये और बताया कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं तो प्रकाश की तरह विकिरण उत्सर्जित होता है। ये दो चीज़ हमें पता चली। लेकिन पहला दोष यही था कि आकर्षण क्यों नहीं होता है जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। दूसरा दोष इसका ये था कि यह मॉडल जो था, जो अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन है उसका कारण व्यक्त नहीं कर पाया कि जब किसी परमाणु पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया जाता है तो वो आपस में बढ़ते क्यों हैं, वो अल्फा कण बढ़ते क्यों हैं, इसका कारण ये नहीं प्रकट कर पाया। ये दूसरा दोष। और तो यह मॉडल ने क्या करा कि अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन है उसका कारण व्यक्त नहीं कर सका। आप इसका वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर इसको सब नोट्स को नोट कर सकते हैं अपने पास, और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। अभी आप सब चीज़ समझ कर चलिए। ये जो अल्फा कणों का प्रकीर्णन है किसने प्रदर्शित किया था? ये रदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस चीज़ को बताया था। लेकिन इस चीज़ को ये थॉमसन का जो मॉडल था वो प्रदर्शित नहीं कर सका। तो हम ये कह सकते हैं इसका दूसरा दोष था ये। जो इसका तीसरा दोष हमारे सामने निकल कर आया कि इस मॉडल के आधार पर विभिन्न जो तत्व हैं उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। जब हर प्रकार के धातु को गर्म किया जाता है तो उनसे हर प्रकार के इलेक्ट्रॉन से एक विजिबल लाइट निकलती है और उनसे एक स्पेक्ट्रम बनता है, तो उसकी भी व्याख्या ये मॉडल नहीं कर सका। इसका तीसरा दोष था कि इस मॉडल के आधार पर जो विभिन्न तत्व हैं उनका जो स्पेक्ट्रम बनता है उसकी व्याख्या हम नहीं कर सके। ये सब चीज़ हमने अभी तक पढ़ी कि थॉमसन मॉडल के क्या क्या दोष थे। और अब इसके आगे की जो कहानी है इसके आगे की कहानी क्या है कि इन थॉमसन के एक डिसिपल थे जिनका नाम रदरफोर्ड था। उन्होंने हमें बताया कि ये जो किसी एटम के अंदर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं ये इस प्रकार चिपके हुए नहीं होते हैं। इन्होंने कुछ अलग तरीके से इसको शो किया, लेकिन इन्होंने ये बताया, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था हमारे पास। तो इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग करा।
इसके लिए इन्होंने प्रयोग करा। इन्होंने एक धातु की एक पतली पन्नी ली और उस पर अल्फा कणों को की बौछार करी। और अल्फा कण आप जानते हैं एक हीलियम नाभिक होता है जिसका 2He4, जिसका जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन से भारी होता है, और इसका जो आवेश है वो हाइड्रोजन परमाणु का लगभग 4 गुना आवेश होता है। तो इन्होंने क्या काम करा, नेक्स्ट जो थे हमारे वो रदरफोर्ड थे। उन्होंने अपना एक नया मॉडल दिया। उन्होंने अल्फा कणों का प्रकीर्णन का मॉडल दिया। तो इसके लिए इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने एक लैड का बॉक्स लिया और उसमें स्थित एक अल्फा कण का एक सोर्स लिया, और जैसे ही उससे उत्सर्जित अल्फा कण निकले वो एक संरेखित रेखा किरणपुंज जो थे वो एक स्वर्ण धातु की पतली जो पन्नी थी उस पर जाकर पड़े। और इससे क्या हुआ, क्योंकि सोने का जो नाभिक है वो अल्फा कण के नाभिक से 50 गुना भारी होता है, और प्रकीर्णन के समय जो स्वर्ण नाभिक है वो स्थायी बना रहता है, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ सोने का प्रयोग करते हैं। जो अल्फा कण थे वो स्वर्ण पत्र को पार करते समय अल्फा कण का अधिक विक्षेप होता है, तथा साथ ही स्वर्ण के अत्यधिक पतले पत्र बनाए जा सकते हैं। ये कारण था क्योंकि इसकी जो तन्यता होती है वो अधिक होती है, तो हम इसको बहुत अधिक पतला करके बना सकते हैं। और इस स्वर्ण जो ये फिल्म थी इसके पीछे एक प्रदर्शित जिंक सल्फाइड का एक लेपित एक पर्दा लगाया गया। जब अल्फा कण पर्दे पर टकराया तो पर्दे पर एक चमक उत्पन्न हुई जो सूक्ष्मदर्शी में देखी जा सकती है। इस प्रकार हमें पता चला कि विभिन्न दशाओं में जो प्रकीर्णित अल्फा कण हैं उनकी हमने संख्या ज्ञात करी। और इसका एक चित्र है जिसके द्वारा आपको मैं समझा रहा हूँ ये तो कैसे इन्होंने बनाया होगा। तो सबसे पहले इन्होंने एक रेडियो एक्टिव मेटल लिया और उसको इन्होंने एक लैड के बॉक्स में बंद कर दिया। इसको हम एस नाम से दे रहे हैं, इसका मतलब सोर्स, एक सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स है। और इसको उन्होंने एक लैड के बॉक्स में जो है इसको इन्होंने बंद कर दिया। यहाँ से एक अल्फा कण की जो रेज थी, अल्फा कण का जो रेज थी वो निकल कर चली। और इसको लैड बॉक्स में क्यों बंद करा जाता है, इसका रीज़न ये है क्योंकि अल्फ़ा जो रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं ये बहुत हानिकारक होते हैं, तो किसी को नुकसान ना पहुंचाए इसलिए इनको बड़े बड़े लैड के बॉक्स में बंद करा जाता है। यहाँ इन्होंने पतली जो है सोने की फिल्म को रखा, पतली परत को। ये आपको बता दिया गया कि सोना ही क्यों लिया गया है। इसका रीज़न ये है कि इसकी तन्यता अधिक होती है और ये हीलियम नाभिक से 50 गुना भारी होता है। अब क्या हुआ, जो मोस्टली अल्फ़ा कण हैं वो कुछ सीधे निकल गए। अधिकतर अल्फ़ा कण जो थे वो सीधे बिना विक्षेपित हुए सीधे निकले, लेकिन कुछ अल्फ़ा कण ऐसे थे जिनमें विक्षेपण हुआ, जो कुछ वापस आए और कुछ एक एंगल बनाते हुए बाहर निकले। इन्हीं की संख्या हमने ज्ञात करी इस प्रयोग के द्वारा। तो हमें पता चल सका कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ अल्फ़ा कण सीधे निकलते हैं और कुछ विक्षेपित होते हैं। तो कुछ अल्फ़ा कण यहाँ हमें दिखाई दिए इधर की तरफ, और यहाँ हमने इनकी संख्या को ज्ञात करा। इस पर्दे पर हमने एक सूक्ष्मदर्शी को लगाया, कुछ इस प्रकार सूक्ष्मदर्शी लगाई है, और यहाँ से हम इसको देख सकते हैं कि अल्फ़ा कणों की संख्या क्या है। ये जो यहाँ फिल्म लगाई गई है किसकी है, जिंक सल्फाइड की परत है। तो जो अधिकतर अल्फ़ा कण है, मोस्ट अल्फ़ा कण पास स्ट्रेट। लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ कि एक जो अल्फ़ा कण था बहुत कम मात्रा में, वो
एक दूसरे एंगल पर विक्षेपित हुआ, और ये लगभग क्या है कि लगभग अबाउट 1 इन 8000 अल्फा कण। मतलब ये कि 8000 में केवल एक अल्फा कण ऐसा था जो वापस रिफ्लेक्ट हुआ, वापस परिवर्तित हुआ। तो इस प्रयोग के द्वारा हमें बहुत सारी बातें पता चली, और क्या क्या बातें पता चली हम इसको आगे के उसमें देखेंगे। रदरफोर्ड को इस प्रयोग के द्वारा कुछ विभिन्न प्रक्षेपण प्राप्त किए। इन प्रक्षेपण के बारे में देखेंगे कि प्रेक्षण क्या क्या मिले। पहला जो प्रेक्षण था ये था कि जो अधिकतर अल्फा कण हैं, जैसा कि आपको बताया कि अधिकतर अल्फा कण जो हैं वो बिना प्रकीर्णित हुए सीधे जा रहे हैं। कुछ अल्फा कण क्या थे? कुछ अल्फा कण जो 1 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। जैसा कि आपको बताया कि लगभग 8000 अल्फा कणों में से जो एक अल्फा कण है वो पीछे की ओर यानी वापस, इसको मान सकते हैं हम 90 डिग्री से अधिक एंगल पर जो है प्रकीर्णित होता है। तो ये हमें कुछ तथ्य पता चले इसके बारे में, और इसका 4th पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि यदि थीटा कोण पर जो प्रकीर्णित अल्फा कण है अल्फा कणों की उनकी संख्या को हमने यदि माना कि उनकी संख्या कितनी है, यदि उनकी संख्या n थीटा है, तथा जो एंगल है प्रकीर्णन जो कोण है वो थीटा है, और उसके मध्य एक ग्राफ खींचा जाए तो हमें कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो हमने एक ग्राफ बनाया इसका, जिस तरीके से ग्राफ बनाया जाएगा। तो यहाँ मान सकते हैं कि इस 0 डिग्री का एंगल है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, 180 है, और ये थीटा हमने मान लिया, कोई एंगल हो सकता है। तो यहाँ जो है 10⁻2 अल्फा कण है, 10⁻3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ 6 है। तो कुछ इस प्रकार से जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो अल्फा कणों की जो प्रकीर्णन की जो संख्या है वैसे वैसे ही क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये जो लाइन है वो n थीटा यानी नंबर ऑफ अल्फा कण प्रकीर्णन जो उसको शो करती है। तो हम यहाँ से कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो अल्फा कणों की संख्या है वो डिपेंड है किस पे, 1/sin⁴ θ/2। ये कंक्लूज़न यहाँ से निकल के आया। यदि हमें संख्या निकालनी है कि कितने अल्फा कण जो हैं एक एंगल पर प्रकीर्णित होते हैं तो इस फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं।
बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको जो ये नोट्स लिखवाए हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज कर और इसको नोट कीजिए और इसके हैंड रिटन नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। इसको ध्यान से पढ़ना है। कल नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का कोर्स कराया जाएगा और आपसे बात भी करी जाएगी कि आप में से कितने बच्चों ने इसको पढ़ा है। थैंक यू। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार दोबारा से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब इसका। तो आपको यही चीज़ बताई गई है कि 2 मॉडल आपको पढ़ाए हैं आज, थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल।